Assalamualaikum. This is lecture number 4 from chapter number first year biology, and the chapter name is the introduction. And today the topic for discussion is level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक के अंदर इस पेज के ऊपर आपको इस तरह का एक ग्राफ नजर आ रहा होगा बेटा। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जितनी भी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं ये तमाम के तमाम आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस ग्राफ को स्किप भी कर देते हैं तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज आप इसको नेक्स्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि हम इसको थारोली कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, वो तमाम चीजें, वो तमाम लूप होल्स कवर करेंगे जिसके ऊपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन नजर आ रही है आपकी बायोस्फीयर की। ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन जो है ये हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही करेंगे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है असल में, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जाकर स्टडी करना। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आज का जो पहला लेवल है जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज अ सब एटॉमिक लेवल, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक लेवल, और देन हम देखेंगे कि ये किस तरह से मॉलिक्यूलर लेवल में चेंज हो जाएगा। और हमने ये तमाम चीजें आज के इस लेक्चर में कवर करनी है। बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे, गौर से देखिएगा। तो सब एटॉमिक लेवल की बात कर लेते हैं और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ से हासिल करते हैं। देखिए, सब एटॉमिक का मतलब एक एटम के अंदर पार्टिकल्स की बात की जा रही है। देखिए, जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है साइंस के अंदर, तो बहुत सारे पार्टिकल्स डिस्कवर होते जा रहे हैं, और 100+ पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो गए हैं। स्टार्टिंग के ऊपर लगता था साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को लगता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई एटम को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। अब उनसे छोटे पार्टिकल्स भी डिस्कवर हो गए हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई एक एटम यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल में 3 बुनियादी पार्टिकल्स का डिस्कस किया जाता है, उनके बारे में सब एटॉमिक लेवल के ऊपर। नंबर 1 इज अ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 इज अ प्रोटॉन, नंबर 3 इज अ न्यूट्रॉन। ये तमाम चीजें आपने पहले क्लास 9 में सीखी। हम कुछ नया सिखाएंगे आपको। हम आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, और न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है। इन सब के पीछे जो बेसिक कारण है वो है क्वार्क। देखिए, अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो इनके पीछे जो बेसिक कारण है वो क्या है, क्वार्क होते हैं। अब क्वार्क किस चिड़िया का नाम है? देखिए, क्वार्क वो सब पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह बने होते हैं। अब क्वार्क में से 2 क्वार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक का चार्ज होता है +2/3, एक का चार्ज होता है -1/3। अब ये जो +2/3 है इसको हम नाम देते हैं अप क्वार्क का, और अगर हम बात करते हैं -1/3, ये हमारे पास होता है डाउन क्वार्क। तो आपने अभी तक सिर्फ 2 क्वार्क देखने, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को डाउन क्वार्क के मिलने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा और आपको चार्जेस समझ में आएंगे। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं अप क्वार्क के बारे में कि अप क्वार्क जो है उसके अप क्वार्क जो है और डाउन क्वार्क इसके किस तरह से इंगेज पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन में क्या चार्ज है, पॉजिटिव। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, प्रोटॉन जो होता है ना, ये मिलके बनता है किस चीज से? इट इज मेड अप फ्रॉम 2 अप क्वार्क। ये 2 अप क्वार्क के मिलने से बनता है और एक डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है। अब मैं 2 अप क्वार्क यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 2 अप क्वार्क का चार्ज क्या आएगा, +2/3, और एक डाउन क्वार्क है -1/3। इन सब को हम सोल्व करते हैं, तो देखिए जरा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर। यहाँ पर 2 + 2 - 1, इस सारे को सॉर्ट आउट कीजिए। 2 + 2 4 -1 3, सो 3/3 इसको डिवाइड करिए, आंसर क्या आ जाएगा +1। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से बिकॉज इट इज मेड अप फ्रॉम 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसकी रीजन क्या होती है कि ये मिलके बनता है 2 अप क्वार्क से, ये मिलके बनता है एक अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क के मिलने से बनता है। तो अब इसके जरा कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। देखें, एक अप क्वार्क है, वेरी इजी, आप लिखेंगे +2/3, 2 डाउन क्वार्क है -1/3, इस सारे को सॉर्ट आउट कीजिए। 3 यहां पर आ जाएगा 2 -1, यहां पर आ गया -1 इज इक्वल टू, ये सारा फैक्टर ऊपर 0 हो गया, 0/3 देन 0। तो चार्ज क्या आ गया, 0 न्यूट्रॉन के ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का जो बेसिक कारण है वो ये रहता है कि भाई जब वैज्ञानिक लोगों ने गुजारा मैग्नेटिक फील्ड से और इलेक्ट्रिक फील्ड से, उन्होंने एक बड़ा ही स्पेसिफिक इसका अंदाज, इसका स्टाइल उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब इसका कौन सा वो स्टाइल था? नहीं, वो वाला स्टाइल नहीं है जो मून वॉक वाला है, इसका दूसरा अपना स्टाइल था।
इसका स्टाइल क्या था कि जैसे इलेक्ट्रॉन को गुजारा गया ना, तो इलेक्ट्रॉन ने एक फिनोमिना ये शो किया कि साइंटिस्ट ने एक साइड पे पॉजिटिव प्लेट रखी, एक साइड पे नेगेटिव प्लेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा दिया गया। और देन जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा गया किस चीज को, इलेक्ट्रॉन को, तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की जानिब जो है वो ज्यादा मूव कर रहा है, उस तरफ झुक रहा है, लेकिन नेगेटिव से दूर भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये नेगेटिव से दूर भाग रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये नेगेटिव से दूर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसी वजह से तो ये क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या दे दिया गया, नेगेटिव चार्ज जो है इसको दे दिया गया कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहने वाला है। सो होप सो यहां तक आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगी। अब हम सब जानते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूं। देखिए अगर एक एटम की बात करें तो एक एटम का जो न्यूक्लियस है, एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इकट्ठे रहते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द सोडियम, जो कि बहुत ही सिंपल है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 पॉजिटिव चार्ज इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि ये 11 पॉजिटिव चार्ज जो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है ये किस तरह से आपस में इकट्ठे रहते होंगे। अभी तो हमने पढ़ा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सेम चार्जेस कैसे एक साथ इकट्ठे रहते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर है एटम का वो कैसे स्टेबल है अभी तक। और अगर एटम का स्ट्रक्चर स्टेबल है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सब एटॉमिक लेवल या एटॉमिक लेवल जो है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबल लेवल है। तो यहां पर इन तमाम चीजों को क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम देखते हैं कि एमसीक्यूज में कैसे पूछा जाएगा हमसे। देखिए एमसीक्यूज में हमसे ये पूछा जाएगा, एमसीक्यूज में हमसे ये पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूं, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल। आपने भी बताना है मुझे, आंसर करेंगे। आंसर करने के लिए 5 सेकंड्स हैं आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास सब एटॉमिक लेवल, ऑप्शन बी है आपके पास बेटा एटॉमिक लेवल, ऑप्शन सी है आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल, एंड ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से, चलें आपकी मर्जी का, ऑल ऑफ दीज लगा दिया, और ऑप्शन मैंने ए लगा दिया, ऑल ऑफ अबव एक्सेप्ट सी। चलिए अब आपने आंसर करना है मुझे, आपके पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड का फंडा, 5 4 3 2 1। ओके गाइस यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो चूज करेंगे इस चीज को सोचते हुए कि भाई जो एटॉमिक लेवल है इट कुड बी अ स्टेबल लेवल, बिकॉज एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो स्टेबल एक जगह पर मौजूद होते हैं। हालांकि सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, लेकिन एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर वो एक ही जगह पर मौजूद है। अब इसकी पहले रीजन समझ लीजिए। इसकी रीजन ये होती है कि जब आप सेम चार्जेस को एक दूसरे के इतना करीब लेके आ जाते हैं कि उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निग्लिजिबल ना होने के बराबर हो जाता है, तो उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। नो डाउट इनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं, देखें इन दोनों के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस हैं चार्जेस के दरमियान, लेकिन अगर इन दोनों चार्जेस को बहुत ही जोर से एक दूसरे के करीब लेके आऊं और इतना करीब लेके आऊं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ना होने के बराबर हो जाए, तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी जो इनको अलग होने की अनुमति नहीं देगी। तो इसी वजह से एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस क्यों नहीं बिखर रहे, क्योंकि उनके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ चुकी है, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ना होने के बराबर हो चुका था। इसी वजह से ये एक आप कह लें कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इकट्ठे हैं। अब यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्या सब एटॉमिक लेवल या एटॉमिक लेवल इसका राइट आंसर हो सकता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा आपके पास, मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल जो है इसका राइट आंसर है। इसका जो सब एटॉमिक लेवल या एटॉमिक लेवल जो है वो इसके राइट आंसर नहीं हो सकते। अब इसके ये राइट आंसर क्यों नहीं हो सकते, इसको जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए इस कायनात की अगर हम बात करें तो इस कायनात के अंदर हर चीज जो है वो स्टेबिलिटी चाहती है, और अगर हम एटम की बात कर लेते हैं, और आपको पता है कि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितने होते हैं, 92 होते हैं, तो आपके पास एटम की बात करें तो एटम जो है वो आपको पता होगा दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। व्हाई एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एटम, चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ के आए। ऐसा क्यों आपने वहां पे पढ़ा, राइट। इसके रीजन ये होता है कि एटम वांट द स्टेबिलिटी। एटम अब कैसे स्टेबल होना चाहता है, एटम स्टेबल होगा अपने या तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके या आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके, यानी कि या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट करेगा या तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा, तब ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, राइट। तो एटम जो है वो उसको स्टेबिलिटी चाहिए। इसका मतलब जो एटॉमिक लेवल है वो एक स्टेबल लेवल नहीं है।
सब एटॉमिक लेवल ये तो कभी स्टेबल लेवल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके मिलने से तो एटम बन रहा है, तो इट इज नॉट अ स्टेबल लेवल। तो पीछे अब देखें, जब एटम्स आपस में मिलेंगे, उनके मिलने से मॉलिक्यूल बन जाएगा, उनके दरमियान बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिल हो जाएंगे, जो उनको स्टेबिलिटी डुप्लीट या ऑक्टेट रूल उन्होंने कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर लेवल होता है वो कौन सा लेवल होता है, एक स्टेबल लेवल होता है एज कंपेयर टू द सब एटॉमिक लेवल एंड द एटॉमिक लेवल। तो यहां तक हमारी जो होल डिस्कशन थी ये किस चीज के बारे में थी, सब एटॉमिक लेवल के बारे में थी, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके लिए मैंने एक छोटा सा क्विज छोड़ दिया। वो क्विज मैंने क्या छोड़ा कि मैंने ये तो बता दिया कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इसके ऊपर जीरो चार्ज क्यों आ रहा है। अब आपके लिए क्विज ये है कि आपने मुझे बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों, -1 चार्ज क्यों आता है। आप इस्तेमाल इसी को करेंगे, इसी को इस्तेमाल करते हुए आप ये वाला निकाल सकते हैं आंसर, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। अब देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे, तो इनके मिलने से जो नेक्स्ट लेवल बनेगा उसको आप क्या नाम देंगे, एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल की बात करें तो एटॉमिक लेवल के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स के बारे में, क्योंकि हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो मुझे बताइए एटॉमिक लेवल के अंदर कितने ऐसे मेंबर्स हैं जिसको आप डिस्कस करेंगे। तो आपने कहना सर क्योंकि एटॉमिक लेवल जो है ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर कितने मेंबर्स को, कितने सदस्य को डिस्कस करना है, 16 को। और वो 16 सदस्य कौन से होंगे, वो 16 सदस्य आपके बायो एलिमेंट्स ही हैं, बायो एलिमेंट्स, राइट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर जो है वो कितने बायो एलिमेंट्स के होते हैं, वो 25 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनिवर्सली तौर पर कितने होते हैं तो वो 16 होते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपने ये चीज कंफ्यूजन अपनी क्लियर रखनी है कि भाई एटॉमिक लेवल के अंदर हमने कितने एटम्स को स्टडी करना है। क्या आपने सभी पूरे पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है? नहीं भाई, हम पूरे पीरियोडिक टेबल को यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ उन्हीं एटम्स, उन्हीं एलिमेंट को डिस्कस करेंगे जो कहां पर मौजूद है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद है। और उन एलिमेंट्स को आप नाम देंगे बायो एलिमेंट्स का। बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं, 16। उनके ऊपर डिटेल लेक्चर जो है वो हमारा प्रीवियस लेक्चर है, राइट। तो इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट लेवल जो है हमारे पास दैट इज अ मॉलिक्यूलर लेवल। अब मॉलिक्यूलर लेवल को जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए बेटा, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें तो मॉलिक्यूलर लेवल सबसे पहले देखिए कि बनता कैसे है। तो आपने कहना है कि जब डिफरेंट एटम्स जो हैं वो आपस में मिलेंगे, जब डिफरेंट एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एटम्स आपस में मिले। अब किस लिए एटम्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में मिलते हैं टू गेट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेंगे डिफरेंट किस्म के। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। इनके बाद इनके दरमियान आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, आपको इनके दरमियान देखने को मिलेंगे। व्हेन डिफरेंट एटम्स कंबाइंस टुगेदर थ्रू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बॉन्ड, जब डिफरेंट बॉन्ड्स दरमियान में बायो एलिमेंट्स के दरमियान में बनेंगे, उनके नतीजे में यहां पर जो मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल को आप नाम देंगे बायो मॉलिक्यूल्स। क्या नाम देंगे, बायो मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी से मुझे आप लोगों ने बताना है कि बायो की कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमने बायो मॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था। हमने कहा था कि ये बायो मॉलिक्यूल जो है उनकी स्टडी जो है इस ब्रांच के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि वो कौन से ब्रांच थी बायोलॉजी की, राइट। अब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर हम लोगों ने बायो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है। बायो मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, इस तरह से बनते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कैटेगरीज कितनी होती है बेटा, बायो मॉलिक्यूल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं। एक को हम नाम देंगे, ये पहली क्लासिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये पहली क्लासिफिकेशन जो है ये मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर बता रहा हूं। तो पहले आ गया हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे हमारे पास बेटा कौन से आगे, मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल आगे। अब माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर दी है, कि क्लासिफिकेशन बेटा मैंने दी है उसकी किस बेस के ऊपर, वेट की बेस के ऊपर, वेट की बेस के ऊपर। तो मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर मैंने इसकी क्या दे दिया, क्लासिफिकेशन दे दिया। तो बेटा जाहिर सी बात है माइक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, लेस मॉलिक्यूलर वेट, और मैक्रो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा यहाँ पर दोबारा से देख लीजिए बेटा, जब हम बात करते हैं माइक्रो, तो वर्ड माइक्रो, अगर माइक्रो बायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रो बायोलॉजी में माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ये चीज आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। द वर्ड माइक्रो मीन इन माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रो बायोलॉजी के केस में माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स के केस के अंदर जो वर्ड माइक्रो होगा, माइक्रो का मतलब स्मॉल नहीं होगा, माइक्रो का मतलब क्या होगा, लेस होगा, या फिर इसका मतलब क्या होगा, लो। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों ने क्लियर कर लेनी है। ये वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं डिफरेंट वर्ड्स के साथ मिलने से, ठीक है, ओके। अब ये चीज तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें इसकी एग्जांपल्स को याद रखना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल्स हम लिखते हैं, तो माइक्रो मॉलिक्यूल के एग्जांपल में सबसे पहले बेटा आपके पास आ जाएगा ग्लूकोज, उसके बाद दूसरे बेटा आपके पास कौन सा आएगा, अमाइनो एसिड, फिर बेटा आपके पास तीसरा कौन सा आएगा, दैट इज अ फैटी एसिड, चौथा आपके पास कौन सा आ जाएगा, ग्लाइसरॉल, पांचवा आपके पास कौन सा आ जाएगा बेटा, आपके पास बेटा आ जाएगा
एटीपी, उसके बाद आ जाएगा एडीपी, उसके बाद आ जाएगा एएमपी। तो ये जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं दीज आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब बेटा ग्लूकोज में गलती नहीं करेंगे, बेशक इसका फार्मूला आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि इसके मिलने से एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे और वो बड़े मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कितनी तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो आपने कहना है कि सर माइक्रोमोलिक्यूल्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसके अंदर बेटा उन चारों का जिक्र है। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है, और ये एमडी कार्ड का पार्ट्स नहीं है। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर के ऊपर लिपिड्स पाए जाते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट पोर्शन भी है। तीसरे बेटा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। चौथी बेटा मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन सा आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आ जाएंगे। तो ये न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें जो होंगी बेटा ये किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, दे विल बी इंक्लूडेड एज अ मैक्रोमोलिक्यूल। अगर इन चारों मैक्रोमोलिक्यूल में मैं आपको कहूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इन चारों मैक्रोमोलिक्यूल में से कौन सा ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपने कहना है कि इन सब मैक्रोमोलिक्यूल में से सबसे ज्यादा जो अमाउंट में पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा, दैट इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो अमाउंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेस के ऊपर है, मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर। अब हम मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर क्लासिफिकेशन देखते हैं बायोमॉलिक्यूल्स की, लेकिन इस बार जो क्लासिफिकेशन देखी जाएगी वो मॉलिक्यूलर वेट की बेस के ऊपर हम नहीं देखने वाले। इस बार हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। तो बेटा 2 तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक को आप नाम देंगे ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स और दूसरे को नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फर्क होता है बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स जो किस चीज से मिलकर बने हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव से मिलकर बने हैं। तो मेनली तौर पर कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। और इनऑर्गेनिक जो होते हैं बेटा ये कार्बन से भी मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन भी होता है, और इसके इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक्सेप्ट, यहाँ पे लफ्ज क्या आएगा, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी चीजों से मिलकर बनते हैं उनको आप क्या नाम देंगे, उनको आप नाम देंगे इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ऑर्गेनिक एग्जांपल कौन सी होती है, तो आपने कहना है कि ऑर्गेनिक के साथ जो एग्जांपल है वो जितने भी मैंने आपको माइक्रोमॉलिक्यूल्स बताए हैं सारे के सारे कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या ये बात ठीक है, क्या हम ये स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑल द माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, क्या ऐसे लिखा जा सकता है, क्या हम ये लिख सकते हैं all the macromolecules are the organic molecules? बेटा इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है, आपने कहना सर इन दोनों स्टेटमेंट को अगर हम गौर से देखें तो इन दोनों स्टेटमेंट में से ना जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की स्टेटमेंट है वो थोड़ी ठीक लग रही है। क्यों, रीजन बताते हैं। क्योंकि जब हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बेटा बात करेंगे ना तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आपको ये तो मैंने लिख के दे दिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी बुक के अंदर डिस्कस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले, वाटर की बात करना है तो इनका भी मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, तो ये भी माइक्रोमॉलिक्यूल है। तो बेटा अगर मैं अपने स्टेटमेंट के अंदर ये लफ्ज बोलता हूं कि जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रेडिशनली तौर पर सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के केस के अंदर देख लिया वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो फिर बेटा दूसरी तरफ चलते हैं, तो क्या अगर मैं ये कहूं कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो ट्रेडिशनली तौर पर सारे के सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, क्या ये बात ठीक होगी? तो बेटा ये बात आपकी सही होगी, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 4। और ये 4 जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे कौन से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो इस तरह से ये चीज आप कह सकते हैं कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रेडिशनली तौर के ऊपर सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन उसके बरअक्स अगर माइक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो के केस के अंदर आप ये नहीं लिखेंगे बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल में बेटा एक तो आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपके पास आ गया वाटर, फिर बेटा अगर हम लिख लेते हैं साल्ट्स, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ बेस, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ एसिड्स। तो ये जितने भी हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर प्लेस किए जा सकते हैं। वन लास्ट थिंग, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। तो फिर बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल्स को किस कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा? कम ऑन थिंक एंड टेल मी।